हेलो हेलो। आवाज आ रहा है जी ऑनलाइन वाले? अच्छा, कैसे हो? सब ठीक? चले है ना। तो देखते हैं। मैं अपना आपका जो भारतीय इतिहास का जो आपका प्राचीन वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया, आपका समाप्त हो गया। ठीक है। और आज देखेंगे क्या, तो आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास। ठीक है। तो उसी पर आज चर्चा करेंगे। और पिछले क्लास में बोला था कि कुछ कुछ याद करके आना, किए हो? पढ़ के आए हो? कैसे जी? ऑनलाइन वाले नहीं आए हो? चलिए, कोई बात। चलिए, तो आज ही स्टार्ट करते हैं क्या। तो आपका दिल्ली सल्तनत। ठीक है। क्या देखेंगे? आपका दिल्ली सल्तनत। और जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें जो दिल्ली सल्तनत का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक दो प्रश्न आपका बनता है मिडवेल इंडिया से, जिनमें से आप लोग को मूल रूप से गुलाम वंश, ठीक है, उसके साथ साथ बहुत सारे वंश है, जैसे कि आपका तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। मेन मेन जो शासक हुए, जो मेन शासक हुए, जैसे कि आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, नाम तो सुने होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके साथ साथ आपका इल्तुतमिश और बलबनी, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इन्हीं राजाओं का नाम और उनके जो कार्य जो प्रमुख रूप से किए गए उन्हीं को क्या करना है, आपको याद रख लेना है। ठीक है। तो आज देखते हैं कि आपका दिल्ली सल्तनत। ठीक है। मूल रूप से अगर दिल्ली सल्तनत की बात किया जाए तो उसमें आपका 5 राजवंशों का नाम आता है। ठीक है। कितने राजवंश? 5 राजवंश। क्लियर है? उन 5 राजवंशों के बारे में हमें पढ़ना है। और मिडवेल अगर इंडिया में हम देखें तो एक वंश और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, कौन सा? तो वो है आपका मुगल वंश। ठीक है। अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। ठीक है। इनके बारे में हमें क्या थोड़ा सा देखना है, क्योंकि अगर पीएससी के एग्जाम के थ्रू अगर देखें तो टोटल 8 से 10 प्रश्न पूछा जाता है, कहां से? आपका भारतीय इतिहास से। ठीक है। तो दो प्रश्न पूछा, 2 या 3 प्रश्न पूछा जाएगा कहां आपका? तो मध्यकालीन भारत से। ठीक है। मध्यकालीन भारत से आपका 2 प्रश्न पूछा जाएगा। और 5 प्रश्न आपका कहां से? तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से, आधुनिक भारत से। और 2 प्रश्न पूछा जाएगा कहां से? तो आपका प्राचीन भारतीय इतिहास से। ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि आपका तो दिल्ली सल्तनत। चलिए, उससे पहले मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी के बारे में बताइए। महमूद गजनवी या फिर मोहम्मद गौरी या गौरी? चलिए बताइए, कौन बताएगा? मोहम्मद गौरी के बारे में बताइए। कब आक्रमण किया? किसके समय आक्रमण किया? और उनके प्रमुख कार्य क्या रहे? चलिए बताइए, कौन बताएगा? ऑनलाइन वाले? आर्यन सर, चलिए बताइए। आर्यन सर। अयान सर। अयान साहू सर। चलिए, दीपिका ठाकुर मैम। हम लोग कोई पढ़ लिख के ही नहीं आया है ना। दीपिका ठाकुर मैम। हाँ, तो बता। तो मोहम्मद गौरी के बारे में, किस मोहम्मद गौरी ने किसके समय आक्रमण किया था, ये बताइए सर। जी। तराइन का युद्ध है। दी थी, है ना। और उसका जो रिजल्ट रहा दोनों युद्ध का, क्या क्या रहा वो बताइए सर। हाँ।
जी सर। उसके बाद एक युद्ध और हुआ था, अंतिम युद्ध। कौन सा युद्ध आपका? चंदावर का युद्ध। किस? हाँ चंदावर। हाँ, किसके किसके मध्य हुआ था? हाँ, जयचंद और विनु मोहम्मद गौरी है क्या सर? अच्छा चलिए ठीक है। देखिए अंतिम जो युद्ध हुआ वो रहा आपका कौन सा युद्ध? चंदावर का युद्ध है ना। देखिए आप लोगों को मूल रूप से तराइन का प्रथम युद्ध याद रखना है और तराइन का द्वितीय युद्ध, और एक युद्ध कौन सा आपका? चंदावर का युद्ध है, ठीक है। देखिए इससे पहले अगर देखा जाए तो आपका मेन रूप से इस समय अगर देखें राजपूत काल में देखें तो राजपूत काल में जो भारत था छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ चुका था, ठीक है। उसके बाद कौन आया? तो आपका चौहान वंश, गढ़वाल वंश, सोलंकी वंश, और इन जितने भी आपका राजवंश हुए, ठीक है, उन्होंने क्या किया? भारत के अलग अलग क्षेत्रों में शासन किया, ठीक है। याद है ना? सोलंकी वंश शासन कहाँ था उसका? बताइए। गुजरात। ठीक है। गढ़वाल वंश का? कन्नौज। ठीक है। गढ़वाल वंश का कन्नौज। और चौहान वंश का जी? चौहान वंश का आपका दिल्ली। ठीक है। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा मोहम्मद गौरी के बारे में आपको, मोहम्मद गौरी को लेते हुए चलना है, ठीक है। मोहम्मद गौरी आक्रमण करेगा, ठीक है। पहला आएगा आपका कौन सा? सोलंकी वंश। तो सोलंकी वंश में क्या होता है? सोमनाथ मंदिर में आक्रमण होता है। किसके द्वारा किया जाता है? गौरी की गजनवी। हाँ ठीक है, महमूद गजनवी के द्वारा। और एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि अगर देखा जाए तो महमूद गजनवी ने भारत में कितने बार आक्रमण किया? लगभग 17 बार, ठीक है। तो उनका कौन सा आक्रमण, मतलब महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया? सोमनाथ मंदिर में। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आक्रमण कब किया था? कौन? हाँ, और सन बताइए सर। सन नहीं बताया हूं? 1025 ईस्वी में, ठीक है। उस समय भारत में किसका शासन था? तो सोलंकी वंश का, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद अगर आगे देखे तो आपको याद रखना है कौन सा? गढ़वाल वंश, ठीक है। गढ़वाल वंश में आपको क्या याद रखना है? तो संयोगिता के बारे में, ठीक है। स्टोरी आप समझ आ जाएगा आप लोग को। क्लियर है? जयचंद और इधर आपका कौन? पृथ्वीराज चौहान। शुरुआत में दोनों को मध्य क्या था? मतभेद ही था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? जयचंद की पुत्री से विवाह कर लिया भगा के, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। अब जयचंद किससे मिल जाएगा? तो मोहम्मद गौरी से, ठीक है। तराइन के प्रथम युद्ध में हार होती है मोहम्मद गौरी की, लेकिन द्वितीय युद्ध जीत जाता है। कारण क्या था? तो जयचंद के साथ एक विशाल सेना खड़ा करना, ठीक है। और किससे युद्ध करना? तो पृथ्वीराज चौहान से। क्लियर है यहां तक? चलिए, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कौन कवि थे? प्रमुख दरबारी, रचना बताइए। पृथ्वीराज रासो, ठीक है। चलिए ओके। चलिए खुशबू पटेल मैम, आवाज पहुंच रही है आप तक? खुशबू पटेल मैम। नरेंद्र साहू सर। अरे हाँ हूं तो बोलो जी। अब आप लोग पढ़ लिख के नहीं आओगे, है ना, तो कहाँ मजा आएगा पढ़ाने, बताओ। नहीं तो मैसेज कर दिया करो ना, जो लोग लाइब्रेरी में रहते हो, सर लाइब्रेरी में हो, या फिर जिन लोग लाइब्रेरी में नहीं है उन लोग हाँ हूं तो बोल दिया करो। हाँ नहीं, आंसर तो है, बाकी लोग। दीपिका ठाकुर मैम, सब रिप्लाई करो, तब आगे बढ़ेंगे।
जो लोग लाइब्रेरी में हो वो मैसेज करके बता दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बताइए मैम, हर्षवर्धन की प्रमुख रचनाओं के बारे में बताइए। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन की प्रमुख रचनाएं पढ़े हो हर्षवर्धन के बारे में, दीपिका ठाकुर मैम? चलिए यही बता दो कौन सा टॉपिक पढ़े हो, वही से अभी जो करंट में पढ़े है ना, तो कौन सा टॉपिक पढ़े वही से मैं प्रश्न पूछूंगा, चलिए तब आगे बढ़ेंगे। और मैंने खासकर बोल के भी रखा था कि जब मैं आऊंगा तो पूरा एक एक चीज पूछूंगा शुरुआत से, ठीक है। 3 दिन का छुट्टी भी दिया था साथ में, कम से कम कुछ तो पढ़ के आएंगे, अब नहीं पढ़े हो तो आप लोग की गद्दारी है ना ये, ठीक है। चलिए बताइए मैम, कौन सा टॉपिक पढ़ो दीपिका ठाकुर मैम? हाँ, मौर्य काल नहीं पढ़े हो, है ना। उसके बाद का गुप्त काल पढ़े हो? क्यों मैम, कुछ प्रॉब्लम या क्या चीज का दिक्कत है ये बताइए, तब तो उसको सॉल्व करेंगे ना। क्लास अटेंड नहीं किए मैम? अच्छा जी। और बाकी इधर का पूरा पढ़ लियो, राजपूत काल? अभी बहुत लोग को ये नहीं पता होगा कि हमने कौन कौन सा टॉपिक अभी तक कर लिया, है ना, बस एकदम लगातार चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। तो कई लोगों को बीच में याद भी नहीं हो कि कब मौर्य वंश पढ़े, कब गुप्त वंश पढ़े। तो इसी चीज को मैं बोल रहा हूँ, अभी से खुद को प्रिपेयर कर लो इस चीज के लिए, ठीक है। डायरेक्ट अगर हम अगर मौर्य काल अगर उस पूछा जाए तो डायरेक्ट आपको कहाँ ध्यान जाना चाहिए, चाणक्य और उनके जो सम्राट अशोक के द्वारा जो शिलालेख खुदवाए गए थे उन पर डायरेक्ट ध्यान जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपका राजपूत काल, चलिए तो बताइए राजपूत काल में कौन कौन से वंश पढ़े हैं, बताइए बताइए। हाँ, गढ़वाल वंश, ठीक है। चलिए, उससे पहले और कौन सा टॉपिक देखे थे राजपूत काल से पहले? अरे कॉपी खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। चालुक्य वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश, बहुत अच्छे। राष्ट्रकूट वंश और राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव, पल्लव पढ़े हो ना, और गंग वंश, पाल वंश। चलिए ठीक है। प्रियंका मैम चलिए बताइए, कन्नौज को जीतने के लिए कौन कौन से राजवंशों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, प्रियंका मैम? जी, बहुत अच्छे, कौन कौन सा? पाल, गुर्जर प्रतिहर और आपका कौन सा? राष्ट्रकूट वंश, है ना। चलिए ठीक है मैम, ओके। चलिए प्रेमलता साहू मैम, आवाज पहुंच रहा है आप तक? देखिए मैं खा नहीं जाऊंगा ना किसी को, नहीं बताओगे तो भी मेरा कुछ नहीं जाएगा, बताओगे तो अच्छी बात है ना, कम से कम एक बार रिस्पॉन्स कर दिया करो, हाँ सर, नहीं पता सर, इतना तो कर सकते हो ना। चलिए प्रीति मैम, कहा लाइब्रेरी में हो? चलिए पूजा साहू मैम, अच्छा लाइब्रेरी में, चलिए मैम बताइए, ठीक है। आपका चालुक्य वंश के प्रसिद्ध शासकों का नाम? अच्छा चलिए ठीक है, ओके।
चलिए अंकिता तिवारी में, चलिए बताइए पुलकेशिन द्वितीय ने किसके साथ और कौन से नदी के समीप युद्ध हुआ था, किसके साथ किया था, मतलब जो युद्ध हुआ था वो बताइए, और इसका हमें उल्लेख किसमें मिलता है। हाँ। जी मैम। जी। जी मैम, जी बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए फिर, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पढ़ लिख के तो आए नहीं हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आज देखेंगे कौन सा टॉपिक, तो दिल्ली सल्तनत। क्लियर है। लेकिन अभी ईमानदारी से पढ़ लो जी, है ना, क्योंकि लगातार वैकेंसी आने स्टार्ट हो गई है ना, सब देख रहे हो एक एक करके आ रहे हैं सब वैकेंसी। अचानक से ही का आएगा ना, तो उसके लिए खुद को प्रिपेयर रखो। ठीक है, प्रिपेयर। देखिए मैं बार बार यही चीज बोलता हूँ कि बाद में आप लोग को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, एक बार जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से एकदम कॉपी में मस्त क्या करो, प्लॉटिंग करो, नोट सब बनाओ। ठीक है, जो समझ नहीं आ रहा है उसको अलग से लिख दो। ठीक है, ये फिर मेरे से पूछो सर ये चीज समझ, क्योंकि ये चीज आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। ठीक है, बाद में जब वही 2 साल बाद फिर यही चीज को फिर पढ़ोगे एक बार फिर, तो वो चीज समझ नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो एक बार अभी ईमानदारी के साथ पढ़ लो, एग्जाम मस्त निकाल लो। यही का तो आना कंफर्म है, यही का भी आएगा और जेई का बहुत सारा पोस्ट आएगा। ठीक है, और जेई भी दिला रहे हो तो ऐसा नहीं कि हमें नॉन टेक नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसमें भी लगभग 20 से 25 जो प्रश्न है वो नॉन टेक से ही आते हैं जेई में। ठीक है, तो आप लोग को नॉन टेक जो है वो स्ट्रांग रहना चाहिए। क्लियर है। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए आज क्या देखेंगे आपका, तो दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत। देखिए अगर मोहम्मद गौरी की बात करें तो मोहम्मद गौरी ने भारत के बहुत सारे क्षेत्रों को जीता। ठीक है, उन्होंने किसको हराया, पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान का शासन क्षेत्र कौन सा रहा है आपका, तो दिल्ली। कौन सा क्षेत्र आपका, दिल्ली। ठीक है, देखिए यहां शासन था आपका पृथ्वीराज चौहान का। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर देखें तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया, यहाँ आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान को क्या किया, परास्त कर दिया। ठीक है, क्लियर। वापस कहा ले गए पृथ्वीराज चौहान को, अपने क्षेत्र गजनी वाले क्षेत्र में। ठीक है, अब देखिए मोहम्मद गौरी क्या करेगा, जो भारत में जितने भी क्षेत्र उन्होंने विजित किया, ठीक है, वो स्वयं शासन नहीं करेगा, वो वापस चले जाएगा अपने क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र आपका, गजनी। ठीक है, और भारत में शासन करने के लिए जि, जितने भी क्षेत्र उन्होंने जीता, लगभग पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और आपका उत्तरी क्षेत्र। ठीक है, तो उन्हें भारत में शासन करने के लिए बाकी जो क्षेत्र उनको किसको दे दिया गया, तो गुलामों को दे दिया गया। ठीक है, जिनमें से प्रमुख नाम आता है एक आपका कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सा क्षेत्र दिया उन्होंने, तो आप लोग को याद रख लेना है, दिल्ली वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, दिल्ली क्षेत्र दे दिया किसको आपका, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, देखिए उसके बाद आपका जो पश्चिम बंगाल वाला जो भारत का पूर्वी जो क्षेत्र है, ठीक है, मतलब ये वाला क्षेत्र, इसको किसके हवाले कर दिया, तो आपका खिलजी। ठीक है, किसके हवाले, खिलजी के हवाले। क्लियर है। अब दोनों कौन थे आपका, तो देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो कुतुबुद्दीन, कौन आपका, कुतुबुद्दीन, ये कौन थे आपका, गुलाम। ठीक है, फिर आपका जो बंगाल वाला जो क्षेत्र है उनको किसके हवाले छोड़ दिया, तो खिलजी। ठीक है, खिलजी में बहुत सारे नाम आएंगे, जैसे कि जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर है। अब देखिए, अब यहां से स्टार्ट होगा क्या आपका, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, अब दिल्ली भारत का क्या बन गया, आपका प्रमुख केंद्र। ठीक है, शासन का प्रमुख केंद्र कौन सा बन गया आपका, तो दिल्ली। इससे पहले अगर देखा जाए तो यूपी बिहार वाला क्षेत्र था। ठीक है, अब हम पूर्ण रूप से किसको देखेंगे, दिल्ली को ही देखेंगे। ठीक है, इसी पर ध्यान केंद्रित करके आगे जितने भी राजवंश होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा आपका, तो आपका गुलाम वंश। ठीक है, कौन सा वंश आपका, गुलाम वंश। क्लियर है। आप कुछ मत करिए, ये आप बस सुनते जाइए। ठीक है, देखिए अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत में मूल रूप से 5 राजवंशों का क्या रहा, शासन रहा। कितने राजवंश, 5 राजवंश। ठीक है,
कौन कौन सा 5 राजवंश थोड़ा सा अगर देखे तो सबसे पहले आता है आपका गुलाम वंश। ठीक है, कौन सा वंश आपका? गुलाम वंश। सुने हो गुलाम वंश? नहीं सुना? चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले नाम किसका याद रख लेना है आपका? तो गुलाम वंश का। ठीक है, गुलाम वंश के बाद अगला जो राजवंश आएगा वो रहेगा कौन सा? तो खिलजी राजवंश। ठीक है, कौन सा राजवंश? खिलजी राजवंश। ठीक है, खिलजी राजवंश के बाद अगला राजवंश आएगा आपका तो कौन सा? चलिए बताइए, किसको पता है? पक्का? लोधी तो लास्ट में आता है सर। कौन सा आपका? तुगलक राजवंश। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। तुगलक राजवंश। तुगलक राजवंश के बाद आएगा आपका सैयद, और सैयद के बाद अंतिम जो राजवंश आएगा वो रहेगा क्या आपका? लोधी वंश। कौन सा वंश आपका? लोधी वंश। तो मूल रूप से दिल्ली सल्तनत अगर देखा जाए तो 5 राजवंशों ने क्या किया इसमें? शासन किया। ठीक है, चलिए उसी को देखते हैं। हाँ हाँ, वो सेम ही है सर, सेम ही है ना? वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या आपका दिल्ली सल्तनत। क्लियर है? अब देखिए लास्ट राजवंश आएगा आपका कौन सा? लोधी। ठीक है, लोधी के बाद भारत में जो नए राजवंश की स्थापना होगी वो कौन सी होगी आपका? तो मुगल वंश। तो इतने राजवंशों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, क्लियर? टोटल कितना? 6। और मुगल राजवंश के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे अंतिम जो शासक हुआ कौन हुआ? बताइए। बहादुर शाह जफर, है ना? देखिए, हाँ, बहादुर शाह जफर। उससे पहले जो मिडवेल जो इंडिया रहेगा वो औरंगजेब तक क्या हो जाएगा? सीमित हो जाएगा। फिर बाद में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? आपका बहादुर शाह जफर के बारे में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में हमें देखना है कितने राजवंश? तो 5 राजवंश। ठीक है, देखिए पहले राजवंश आपको याद रख लेना है। तो पहले राजवंश आपको याद रखना है कौन आएगा आपका? तो कौन सा वंश जी? गुलाम वंश। ठीक है, कौन सा वंश आपका? गुलाम वंश। ठीक है, ये आपको याद रख लेना। गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश के बाद अगला जो राजवंश आएगा कौन सा? खिलजी वंश। ठीक है, कौन सा वंश आपका? खिलजी वंश। खिलजी। ठीक है, खिलजी के बाद हमें देखना है आगे तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश। तुगलक के बाद आएगा आपका अगला जो राजवंश होगा वो आपका सैयद वंश। सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो राजवंश रहेगा वो रहेगा जी आपका लोधी। ठीक है, कौन सा राजवंश? तो लोधी राजवंश। ठीक है, इतना राजवंश को हमें पढ़ना है दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और आपका लोधी। ठीक है, कैसे याद करें? अगर थोड़ा सा देखे तो देखिए इसका सूत्र भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर पूछ दिया जाए, एग्जाम में कई बार पूछा भी है, इनमें से कौन सा राजवंश है जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, राज किया या शासन किया? इनमें से दिल्ली सल्तनत का कौन सा राजवंश है निम्न में से? ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 5 राजवंशों का नाम आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो देखिए ट्रिक अगर देखे तो सबसे पहले गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और आपका लोधी। ठीक है, तो देखिए गुलाब खिला। ठीक है, गुलाब खिला, कहाँ खिला? तो लक्की के घर। कहाँ खिलेगा? लक्की के घर।
ठीक है, गुलाब कहाँ खिलेगा? लक्की के घर। ठीक है, अब गुलाब, देखिए गुलाब कहाँ खिलेगा आपका? लक्की के घर। ये 3 राजवंश याद हुए। ठीक है, अब देखिए गुलाब कैसे खिलेगा? तो उसमें पानी डालोगे तब गुलाब खिलेगा, है ना? बिना पानी डाले गुलाब खिलेगा क्या? नहीं खिलेगा ना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गुलाब खिलेगा लक्की के घर, और याद से उसमें क्या डालना है? पानी। याद से क्या डालना है? पानी। और पानी किस में डालना है? लोटे में। ठीक है, पानी किस में डालना है हमें? लोटे में। ठीक है, तो देखिए गुलाब खिलेगा लक्की के घर, और याद से हमें लोटे से पानी डालना है। ठीक है, खत्म किस्सा कहानी। क्लियर है? 5 राजवंश का नाम याद हो गया। तो गुलाब से गुलाम वंश, खिलेगा खिलजी किसके घर? लक्की के घर, और याद से हमें क्या डालना है? लोटे में पानी डालना है। ठीक है, लोटे से पानी डालना है। क्लियर है? तो लोधी से आपका लोटा, याद से सैयद, और लक्की, लक्की के घर मतलब तुगलक, और खिलेगा मतलब खिलजी, और गुलाब यानी गुलाम। ठीक है, क्लियर है? 5 राजवंशों का नाम याद हुआ। ठीक है, पुनः एक बार देखिए, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और आपका लोधी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका अगर शासन काल देखें तो अधिकतर एग्जामों में शासन काल पूछा जाता है कि कौन सा वंश, जैसे कि आपका गुलाम वंश का शासन काल कब से कब तक रहा। ठीक है, तो साथ साथ आप लोग को इसका शासन काल भी याद रख लेना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा गुलाम वंश के बारे में अगर देखा जाए तो इनका शासन काल रहा 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। ठीक है, 1206 से 1290 ईस्वी तक किसका शासन कर रहा? तो गुलाम वंश का। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद आगे चले तो खिलजी राजवंश। ठीक है, खिलजी राजवंश, अगर इसका शासन काल देखे तो इसका शासन काल था जी 1290 से लेकर 1320। ठीक है, 1290 से लेकर 1320। ठीक है, चलिए अगला राजवंश देखें तो आपका तुगलक राजवंश। ठीक है, कौन सा आपका? तुगलक राजवंश। इसका शासन काल रहेगा 1320 से लेकर 1414 तक। ठीक है, कौन सा राजवंश? तो तुगलक राजवंश 1320 से लेकर कब तक? तो 1414 तक। आगे चलते हैं आपका सैयद। ठीक है, सैयद राजवंश। सैयद राजवंश का शासन काल रहा आपका 1414 से लेकर 1451। ठीक है, 1414 से लेकर 1451 सैयद वंश। और अंतिम जो राजवंश रहा वो रहा आपका कौन सा? लोधी। ठीक है, और लोधी का अगर शासन काल देखे तो इसका रहा आपका 1451 से लेकर 1526। ठीक है, 1451 से लेकर 1526। क्लियर है? तो इसी को हमें तोड़ तोड़ के पढ़ना है। ठीक है, देखिए आप कैसे याद रख सकते हो, डेट अगर थोड़ी दिक्कत करे तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है, डेट अगर दिक्कत कर रहा है, याद नहीं हो रहा है, तो आपको एक काम बस करना है। कौन सा काम? तो शुरुआत का जो डेट है 1206 से लेकर कब तक याद कर लेना है? पहले 1526। ठीक है, 1526 के बाद आपका कौन सा राजवंश आ जाएगा? तो मुगल। ठीक है, तो पहले इसी को आपको याद कर लेना है 1206 से लेकर 1526। ठीक है, 1526। क्लियर है? अब इसको तोड़ लेना। ठीक है, 5 राजवंशों में क्या करना है? इसको तोड़ना है। कब से कब तक? 1206 से 1526। क्लियर है सबको? देखिए पुनः एक बार देखिए, गुलाम वंश 1206 से 1290, 1290 से 1320 खिलजी, 1320 से 1414 तक आपका तुगलक, और सैयद वंश 1414 से 1451, लोधी 1451 से आपका 1526 तक। ठीक है, क्लियर है? तो अगर दिक्कत कर रहा है तो एक ही डेट आपको याद रख लेना, सॉरी एक ही सन आपको याद रख लेना। कौन 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 सा? 1206 से 1526। ठीक है, एक बार जब आप पढ़ोगे तो इसका डेट भी आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। क्लियर है? चलिए
देखिए, अब सबसे पहला वंश देखेंगे, कौन सा वंश रहा आपका, तो गुलाम वंश। कौन सा वंश आपका, गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश में भी अगर देखा जाए तो 3 राजवंशों का शासन रहा गुलाम वंश के अंडर। ठीक है, कितने राजवंश, 3 राजवंश। कौन कौन सा, पुनः एक बार देख लेते हैं। एक, दो और आपका 3। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर आप लोग बना लेना, ये बहुत जरूरी है, इसी से आपको समझ आएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या काम करता है, जब एग्जाम दिलाने जाओगे तो आपको डिटेल एकदम पढ़ना चाहिए, आपको मेन स्ट्रक्चर इसका याद रख लेना है। ठीक है, कि हाँ फलाना 5 राजवंश हुए, उसके अंतर्गत 3 वंश हो रहा है। ठीक है, इसी को आपको देखना है। तो देखिए, पहला जो वंश रहा गुलाम वंश के अंतर्गत, 3 वंश हमें पढ़ना है। तो पहला जो वंश आएगा उस वंश को कहा गया कौन सा वंश, तो कुतुबी वंश। कुतुबी वंश। ठीक है, कुतुबी वंश। अगला जो वंश आएगा गुलाम वंश के अंतर्गत, वो है आपका समसी वंश। कौन सा वंश आपका, समसी वंश। क्लियर है, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ये एग्जाम में बहुत जरूरी है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि समसी वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबी वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है, और एक आपका आ जाएगा लास्ट में बलबनी वंश। बलबनी वंश। क्लियर है, कुतुबी वंश, शमसी वंश और आपका बलबनी वंश, ये आपको अलग से 3 वंश आपको याद कर लेना है। ये किसके अंडर में आएगा, तो आपका गुलाम वंश। ठीक है, अगर देखा जाए इस वंश को गुलाम वंश क्यों कहा गया। ठीक है, तो चलिए बताइए अपने हिसाब से क्यों कहा गया होगा, ऑनलाइन वाले। आ गौरी क्या चीज, हम्म जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनको कौन सा क्षेत्र सौंपा गया था, दिल्ली वाला। ठीक है, तो इससे पहले अगर देखा जाए तो इस वंश के जितने भी शासक हुए कभी ना कभी किसी न किसी के गुलाम रहे थे। ठीक है, जैसे कि आपका शुरुआत का अगर देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक वो राजा नहीं था, समझ रहे हो, वो राजा नहीं था। कौन आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक। वो कौन था आपका, तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और इस अगर गुलाम वंश में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जितने भी शासक हुए, जैसे कि इल्तुतमिश, वो भी किसी ना किसी का गुलाम था। बलबनी, वो भी गुलाम था। मूल रूप से ये जितने भी थे वो किसी न किसी शासक के गुलाम रहे थे। ठीक है, जैसे कि आपको कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम थे मोहम्मद गौरी। इल्तुतमिश किसके गुलाम थे, तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर आपका बलबनी, मतलब सॉरी बलबन। ठीक है, तो बलबन भी किसी न किसी के गुलाम रहे, जैसे कि आपका नसरुद्दीन मसूद शाह। ठीक है, तो इस वंश के जितने भी शासक हुए वो क्या थे, आपका गुलाम थे। क्लियर है, ये सबसे पहला नाम आता है किसका, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। क्लियर है, तो देखिए कुतुबी वंश अगर थोड़ा सा अगर देखे तो इसके संस्थापक थे कौन आपका, तो इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कौन से वंश के संस्थापक थे, तो कुतुबी वंश के। ठीक है, दूसरा जो वंश है वो है आपका शमसी वंश। कौन सा वंश आपका, शमसी वंश। ठीक है, इसके संस्थापक थे आपका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, नाम सुने हो इल्तुतमिश का, नहीं सुना हो, इसका तो सुना होगे, सुना हो ना। ठीक है, ओके, चलिए कुतुब मीनार किसने बनाया था, ऑनलाइन वाले, पक्का, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए ठीक है, ओके। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ दे, देखिए कुतुब मीनार का जिसने नींव रखा था, प्रारंभ किया था, ठीक है, वो थे कौन आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक। निर्माण कार्य किसने पूर्ण करवाया, ये अगर पूछा जाए तो वो थे कौन आपका, इल्तुतमिश। कौन आपका, इल्तुतमिश। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया।
क्लियर है। देखिए तीसरा आता है कौन सा वंश, तो आपका बलबनी वंश। ठीक है, बलबनी वंश के प्रमुख जो राजा हुए, संस्थापक हुए, वो थे आपका बलबन, या गयासुद्दीन बलबन ही भी इसको बोला जाता है। ठीक है, बलबन। क्लियर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपका दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों का नाम याद रखना है जी। ठीक है, 5 राजवंशों का। ठीक है, गुलाब खिलेगा लक्की के यहाँ, और याद से क्या डालना है आपका, पानी। पानी किस में डालना है, लोटे में। क्लियर है। तो 5 राजवंश ये हो गए। अब शासन काल आपको याद रखना है, कुछ मत करना, 1206 से 1526 खत्म। ठीक है, क्योंकि हम जब डिटेल पढ़ेंगे तो पूरा तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो वो याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए गुलाम राजवंश के अंतर्गत हमें 3 वंश और पढ़ना है, कुतुबी वंश, शमसी वंश और आपका बलबनी वंश। क्लियर है, चलिए लिख लीजिए। जी जी भेजूंगा सर, लेकिन खुद से लिख लो एक बार, वो क्या होता है, अच्छे से याद हो जाता है फिर। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि कौन कौन से वंशों को मिलकर ये मिलाकर गुलाम वंश बना है, ठीक है, या कौन कौन से गुलाम वंश के अंतर्गत कौन कौन से वंश आते हैं, तो कौन कौन सा वंश रहेगा, कुतुबी, शमसी, बलबनी। ठीक है, और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया कौन सा, तो आपका इल्तुतमिश वाला, शमसी वंश के संस्थापक कौन थे। क्लियर है। देखिए इसी में एक चीज आपको और याद रख लेना है, ये जो 5 जो राजवंश है, गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और आपका लोदी। ठीक है, पांचों जो वंश है उनको मिलाकर क्या बनता है आपका, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में मुगल नहीं आएंगे। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, 5 राजवंशों को मिलाकर आपका दिल्ली सल्तनत का निर्माण होता है। क्लियर है, चलिए अब देखिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कहां से, तो आपका कुतुबी वंश से। कौन सा वंश आपका, कुतुबी वंश। ठीक है, तो पहला वंश आपका कुतुबी वंश। कुतुबी वंश। देखिए शासनकाल कब से कब तक रहा कुतुबी वंश का, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो कुतुबी वंश आपको याद रख लेना है, 1206 से स्टार्ट होगा, यहां से आपका अगर देखे तो 1206। ठीक है, और लगभग 1206 से लेकर 1210 के आसपास। ठीक है, कौन सा वंश आपका, कुतुबी वंश। 1206 से लेकर 1210। ठीक है, नहीं देखिए, गुलाम वंश इसके अंतर्गत, हाँ 3 वंश आएंगे इसके अंडर जी, कौन कौन सा, कुतुबी, शमसी और बलबनी। तो 1206 से लेकर 1290 ये भी 3 भाग में डिवाइड होगा। ठीक है, क्लियर है। तो पहले कौन सा वंश पढ़ रहे हैं, कुतुबी वंश। तो कुतुबी वंश का शासन काल देखे तो 1206 से कब तक रहेगा, 1210। इसमें आपको मूल रूप से 2 राजाओं का नाम आपको याद रख लेना है, कौन कौन सा वंश में, तो कुतुबी वंश में। ठीक है, 2 राजाओं का नाम देख लेते हैं यही। तो पहला नाम आता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, पहला नाम किसका आएगा, को कुतुबुद्दीन ऐबक का, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, क्लियर है, कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद उसका पुत्र आएगा जिसका नाम है आपका आराम शाह। ठीक है,
आराम शाह। क्लियर है? तो कुतुबी वंश में आपको याद रख लेना है क्या, कि कुतुबुद्दीन ऐबक आराम से गद्दी पे बैठा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक आराम से गद्दी में बैठा। क्लियर है? कुतुबी वंश समाप्त। इसमें मूल रूप से हमें पढ़ना है किसके बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, ठीक है, वो मोहम्मद गौरी के सबसे विश्वसनीय, ठीक है, क्या थे, आपका गुलाम थे। कौन? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, या फिर उसी को कहा जाता है आपका सिपह सलार। ठीक है, क्या बोला जाता है आपका, सिपह सलार। क्लियर है? सिपह सलार, जिसका अर्थ क्या होता है, सिपह सलार का अर्थ होता है आपका सेना नायक, प्रमुख सेना नायक। ठीक है, तो मोहम्मद सॉरी कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे वो मोहम्मद गौरी के क्या थे पहले, तो सिपा सलार थे, मतलब सेना नायक थे। ठीक है, उसको कोई पुत्र उत्तर नहीं था। कौन? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर है? गुलाम थे, गुलाम में सबसे विश्वास पात्र थे, और इसी को सिपा सलार भी बोला जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, आपका सेना नायक। क्लियर? तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो सेनापति थे किसके, तो मोहम्मद गौरी के। क्लियर है? चलिए, अब मोहम्मद गौरी छोड़ के चले गए जी कहां, आपका दिल्ली में। ठीक है, कि कुतुबुद्दीन ऐबक कहां शासन करो, दिल्ली में। क्लियर है? तो देखिए, इधर अगर देखे तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो आपका 1206 में गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 1206 में। ठीक है, इसका अगर शासनकाल देखे तो 1206 से 1210 किसका शासनकाल, कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो कुतुबी वंश का शासनकाल है। ठीक है, और सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपका मोहम्मद गौरी के सिपा सलार थे। सिपा सलार मतलब प्रमुख सेनापति। ठीक है, या विश्वास पात्र गुलाम, विश्वास पात्र गुलाम। ठीक है, कौन? आपका तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी बनाई कौन से क्षेत्र को, कौन से क्षेत्र को बताइए, लाहौर। ठीक है, कौन सा क्षेत्र आपका, लाहौर क्षेत्र को क्या बनाया इन्होंने, राजधानी बनाई। ठीक है, तो राजधानी कहां रह जाएगा इसका, आपका लाहौर। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी आपको याद रख लेना है, एक कुतुबी वंश का लाहौर। ठीक है, राजधानी आपको याद रख लेना है जी, लाहौर। ठीक है, राजधानी क्या रहेगा आपका, लाहौर। क्लियर है? चलिए, देखिए, 1208 में पहले क्या था आपका, तो सिपा सलार था, मतलब सेनापति था। क्लियर? और अगर देखा जाए तो 1206 से 8 तक, ठीक है, इन्होंने स्वतंत्र शासक के रूप में शासन नहीं किया। ठीक है, ये किसके रूप में शासन किया, तो गुलाम के रूप में। मतलब 1206 तक, 1206 से 1208 तक ये आपका क्या रहेगा, गुलाम ही रहेगा। ठीक है, बाद में इसको छूट दे दी जाए, मतलब मुक्त कर दिया जाएगा किससे, आपका गुलाम से। ठीक है, तो 1208 में ये बन जाएगा आपका स्वतंत्र शासक, स्वतंत्र शासक। ठीक है, स्वतंत्र शासक। इनको बहुत सारी उपाधियां प्राप्त थी। उपाधि अगर देखे, उपाधि तो इसे कहा जाता था आपका लाल बख्श। क्या कहा जाता था आपका, लाल बख्श। इसके साथ साथ हातिम ताई द्वितीय। ठीक है, लाल बख्श, हातिम ताई द्वितीय, साथ में आपका कुरान खान, कुरान
खा। ठीक है, देखिए अर्थ क्या होता है। तो लाल बक्स, इसका अर्थ होता है दानशीलता के कारण क्या कहा गया आपका, लाल बक्स, मतलब लाखों का दान करने वाला था कौन आपका, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, दूसरा आता है आपका हातिम ताई। ये इनके दया, हातिम ताई देखे हो बचपन में, नहीं देखे हो, देखे हो ना, ठीक है। तो ये इनके दयाशीलता के कारण, दयाशीलता, दयाशीलता के कारण क्या कहा गया, हातिम ताई। दानशीलता के कारण कहा लाख बख्श। ठीक है, और कुरान खा। ठीक है, ये कुरान के अच्छे क्या थे, ज्ञाता थे, पढ़ने वाले थे, कौन आपका, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए इसको क्या कहा गया आपका, कुरान खा। ठीक है, अच्छा खासा नॉलेज रखने वाले थे, इसलिए इसको क्या बोला गया आपका, कुरान खा। और एक चीज और है, कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता था चंद्रमा का देवता, चंद्रमा का देवता, चंद्रमुखी। ठीक है, देवता, ये आपको याद रख लेना है। तो एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए चंद्रमा का देवता किसको कहा जाता है, तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, चलिए देखिए मेन रूप से इसका जो स्थापत्य जो कला है, इन्होंने कौन कौन से महलों का निर्माण करवाया है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए शुरुआत से अगर देखें तो इसका आपका राजधानी था लाहौर, 1208 में स्वतंत्र शासक दास से मुक्त होकर स्वतंत्र शासक बना। इनकी उपाधि लाल बक्सा, हातिम ताई, कुरान का, जो कि लाल बक्सा कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद चंद्रमा का देवता, और लगभग 1210 के आसपास, ठीक है, इनकी क्या होगी, मृत्यु। ठीक है, मृत्यु 1210 के आसपास मृत्यु हो गई। वो भी कैसे, तो आपका पोलो, जिसे बोला जाता है चौगान, घोड़े में चढ़कर बैठकर वो खेला जाता है, पोलो जी, हाँ हाँ वही वाला। ठीक है, तो पोलो खेल रहा था घोड़े में बैठकर, और अचानक नीचे गिर गया, और गिरने से आपका मृत्यु हो गई, किसकी, आपकी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए, खैर नहीं पूछा जाएगा। तो पोलो खेलते हुए, पोलो खेलते मृत्यु। ठीक है, ये आपको याद रख लेना। और आप लोग पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की नींव किसने डाली, तो किसने डाली, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, गुलाम वंश की नींव डाली। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, तो गुलाम वंश का संस्थापक, संस्थापक। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक। देखिए इसके निर्माण कार्य के बारे में अगर देखा जाए, निर्माण कार्य, निर्माण कार्य, तो सबसे पहले में आपको याद रख लेना है कौन सा, तो पहला आपको याद रख लेना है कुतुब मीनार की नींव डाली। ठीक है, ये आपको याद रख लेना, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की नींव, मतलब कुतुब मीनार बनाना किसने प्रारंभ करवाया, तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, और किसके याद में, तो आप लोग को याद रख लेना है शेख ख्वाजा बख्तियार काकी, बख्तियार काकी के स्मृति में। ठीक है, किसके याद में, तो शेख ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में उन्होंने किसकी नींव रखी, तो आपका कुतुब मीनार की। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, साथ ही साथ स्थापत्य कला में दूसरा नाम आता है जी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। स्थापत्य कला में दूसरा नाम आता है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का। और खास बात यह है, ये आपको याद रख लेना है कि भारत में जो पहला मस्जिद का जो निर्माण हुआ,
या कहा जा सकता है कि भारत का पहला मस्जिद, ठीक है, कौन सा है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, ये क्या है आपका? भारत का पहला मस्जिद है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के पहले मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत का प्रथम मस्जिद, भारत का पहला मस्जिद। ठीक है, और एक इनके निर्माण कार्य कौन सा पढ़े हो? आपका चौहान वंश में कुछ बताया था, अढ़ाई अढ़ाई दिन का, हाँ, 2.5 या 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, किसको तोड़कर बनाया गया था? संस्कृत महाविद्यालय को। ठीक है, तीसरा नंबर अगर देखें तो तीसरे में आपको याद रख लेना है कौन सा आपका? तो 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। क्लियर है? बगल में लिख लेना कि आपका संस्कृत महाविद्यालय को तोड़कर बनाया गया था। ठीक है, और संस्कृत महाविद्यालय किसने बनाया था? तो विग्रहराज ने। ठीक है, कहा? तो आपका अजमेर। ठीक है, अजमेर के संस्कृत कॉलेज को तोड़कर आपका 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण किया गया, जो क्या है आपका? तो यह है आपका मस्जिद। मस्जिद। ठीक है, ऐसे प्रश्न अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि भारत का जो पहला मस्जिद है, ठीक है, उसका नाम क्या है, या फिर निर्माण किसने करवाया? दूसरा, भारत का पहले मकबरे का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, मकबरा और आपका मस्जिद, इसी को पता है? भारत के पहले मकबरे का निर्माण किसने करवाया? बिम्बिसार। कैसे जी, ऑनलाइन वाले? कुतुबुद्दीन ऐबक पक्का? ये मस्जिद का निर्माण करवाएगा कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और मकबरे का निर्माण कौन करवाएगा? भारत में पहला मकबरा तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा, और निर्माण करवाने वाले थे कौन? तो इल्तुतमिश। ठीक है, जो अपने बेटे के याद में उस मकबरे का निर्माण करवाया। क्लियर है? तो देखिए, 3 चीज आपको याद रखना है इस स्थापत्य में। कौन कौन सा? तो पहला आपका कुतुब मीनार की नींव डाली, दूसरा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण, तीसरा 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण। ठीक है, इसके बारे में पढ़े हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक है, राजधानी क्या रहेगा? लाहौर। ठीक है, और स्वतंत्र शासक कब बना? तो 1208 में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा देखते हैं आपका समसी वंश। दूसरा कौन सा वंश? तो समसी वंश। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। देखिए, समसी वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपका कौन? इल्तुतमिश। कौन थे आपका? इल्तुतमिश। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा आपका इस पर प्रकाश डाले तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? तो आराम शाह। ठीक है, कौन बैठेगा? आराम शाह। मुश्किल से 8 महीने वो क्या करेगा? शासन करेगा। कौन आपका? आराम शाह। ठीक है, क्योंकि वो योग्य शासक नहीं था, या फिर राजगद्दी संभालने लायक, या फिर राजगद्दी को संभालने में सक्षम नहीं था। कौन आपका? तो आराम शाह। ठीक है, तो वहां के जो जनता है, मतलब दिल्ली की जो जनता है, वो इसके एक आपका देखा जाए तो इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश को न्योता देता है कहाँ शासन करने के लिए? तो दिल्ली में शासन करने के लिए। आराम शाह के बाद आ जाएगा कौन आपका? इल्तुतमिश। ठीक है, कौन आपका? इल्तुतमिश। तो हमें किसके बारे में देखना है? इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, इल्तुतमिश।
इसका अगर शासनकाल देखे तो लगभग 1210 से लेकर 1236। ठीक है, 1210 से लेकर 1236, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, किसका शासन? तो इल्तुतमिश का शासन। क्लियर है? देखिए, इल्तुतमिश के बारे में प्रमुख बात आपको याद रख लेना है, इन्होंने राजधानी, ठीक है, किसको बनाया? तो दिल्ली वाले क्षेत्रों को, मतलब अर्थात दिल्ली को। ठीक है, राजधानी अब क्या बन जाएगा? दिल्ली। क्लियर है? पहले कौन सा था? तो लाहौर। क्लियर है? चलिए, और इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक। और संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, दिल्ली के दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन आपका? तो इल्तुतमिश। ठीक है, इसका आपका कार्यकाल याद रख लेना है, 1210 से 1236 तक। ठीक है, 1210 से 1236 तक। देखिए, इसके बारे में प्रमुख बात कौन कौन से याद रख लेना है, तो दिल्ली का सम्राट बनने से पहले, ठीक है, जो इल्तुतमिश था वो थे आपका बदायूं के गवर्नर, राज्यपाल। ठीक है, कहाँ के? बदायूं के राज्यपाल। ये अधिकतर एग्जाम में पूछा है, थोड़ा सा अगर देख लेते हैं, कहाँ पड़ता है आपका बदायूं? हाँ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो देखिए, तो गद्दी पर बैठने से पहले आपका जो इल्तुतमिश था वो थे आपका बदायूं के गवर्नर। ठीक है, राज्यपाल, राज्यपाल, ये आपको याद रख लेना। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। क्लियर है? इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत में पहले मकबरा बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश को जाता है। ठीक है, तो भारत में पहले मकबरा का निर्माण किसने करवाया? तो इल्तुतमिश। ठीक है, किसकी याद में? तो अपने बेटे के याद में। बेटे के याद में। और कौन सा मकबरा? तो मकबरे का नाम आपको याद रख लेना है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इतना आपको याद रख लेना। ठीक है, चलिए, अगला अगर देखें तो इसके समय आपका पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके मध्य? तो आपका इल्तुतमिश वर्सेस यालदौज। यालदौज। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, पानीपत लिख दे, ये तराइन है जी। तराइन, तराइन, अकबर वाला हो गया, तराइन लिख लेना। ठीक है, तराइन, तराइन। ठीक है, तराइन का तृतीय युद्ध। ठीक है, प्रथम, द्वितीय और आपका तृतीय। क्लियर है? तराइन का तृतीय युद्ध इल्तुतमिश वर्सेस यालदौज। क्लियर है? साथ ही साथ इन्होंने 40 तुर्की सरदारों की ये तुर्की सरदारों का एक संगठन बना है। संगठन, ठीक है,
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया, जिसको बोला जाता है आपका तुर्कान ए चहलगानी। चहलगानी, ठीक है, तुर्कान ए चहलगानी, ये क्या था आपका? तो 40 तुर्की सरदारों का एक संगठन था, ठीक है, जो इल्तुतमिश के जो प्रशासन व्यवस्था, ठीक है, राजस्व व्यवस्था और बाकी जितने भी व्यवस्था थे उनको कौन देखते थे आपका? तो तुर्कान ए चहलगामी। क्या था ये? तो 40 तुर्की सरदारों का एक संगठन था, ठीक है, जिसके माध्यम से सत्ता का संचालन करता था कौन आपका? तो इल्तुतमिश। क्लियर है? ओके। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया? तो एक प्रथा लागू करवाया, ठीक है, एक प्रथा लागू किया जिसे बोला जाता है आपका इक्तेदारी प्रथा। इक्तेदारी प्रथा, ठीक है, कौन सा प्रथा? इक्तेदारी प्रथा। अब क्या होता है इक्तेदारी प्रथा? थोड़ा सा अगर देखे तो इससे पहले देखे तो जितने भी राजवंश हुए, ठीक है, उनके पास जो सैन्य शक्ति थी, तो सैनिकों को क्या देते थे उन लोग? तो नगद में पैसा देते थे, वेतन देते थे, नगद पैसा, ठीक है, जैसे कि आपका जो भी उस समय सिक्का चलता था, ठीक है, उनको क्या देते थे आपका? तो वेतन के रूप में देते थे, जिसे नगद वेतन कहा जाता था। लेकिन इन्होंने क्या किया? नगद वेतन को समाप्त कर, ठीक है, नगद वेतन को समाप्त कर नगद वेतन के बदले, नगद वेतन के बदले इन्होंने क्या दिया? तो नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान किया, ठीक है, भूमि प्रदान किया। क्लियर है? पहले नगद वेतन देता था, नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान करते थे, किसको? तो अपने सैनिकों को, ठीक है। तो इसी को क्या कहा गया आपका? तो इक्तेदारी प्रथा, मतलब भूमि प्रदान करने की प्रथा, ठीक है। तो इक्तेदारी प्रथा लागू किया, ये आपको याद रख लेना, नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान करना, ठीक है। और जिन लोगों को भूमि दिया जाता था, ठीक है, जैसे कोई सैनिक है, सैनिक को अगर भूमि दे दिया तो वो क्या कहलाएगा आपका? इक्तेदार। क्या कहलाएगा? इक्तेदार, ठीक है। और भूमि देने की जो प्रथा है, या सैनिकों को जो भूमि प्रदान किया जाता था, उसको क्या बोला जाता है आपका? इक्ता प्रथा, ठीक है। और जिसको दिया जाता था, जैसे सैनिकों को दिया, सैनिकों को क्या दे दिया आपका? भूमि, ठीक है, तो सैनिक क्या कहलाएंगे? तो सैनिक कहलाएंगे इक्तेदार, ठीक है, सैनिक क्या कहलाएंगे? तो इक्तेदार। ये आपको याद रख लेना है। इसका जो एग्जाम में अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है, तो कहां कहां से? तो तुर्कान चहलगानी, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है, तुर्कान चहलगानी। और दूसरा है आपका इक्तेदारी प्रथा किसने लागू किया, ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है, किसने? तो इल्तुतमिश ने। क्लियर है? इक्तेदारी प्रथा और 40 तुर्की सरदारों का एक संगठन। क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया अपने शासनकाल में? चूंकि ये मूल रूप से कौन थे? तो तुर्की थे, तुर्की शासक थे, ठीक है। शुरुआत में तुर्की आक्रमण हुआ, जिसके माध्यम से महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी ने क्या किया? आक्रमण किया, ठीक है। उससे पहले अगर भारत में देखे तो जो जितने भी राजवंश हुए, राजपूत काल हो या उससे पहले का जो राजवंश हो, वो क्या चलाते थे? तो भारतीय सिक्का, जैसे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, है ना। तो आपका जो इल्तुतमिश है वो ऐसा प्रथम सम्राट हुआ जिन्होंने पहली बार क्या चलाए? तो अरबी सिक्के चलाए। क्या चलाए? अरबी सिक्के चलाए, ठीक है, अरबी सिक्के का प्रचलन या अरबी सिक्के चलाए। किसने आपका? तो इल्तुतमिश ने, ठीक है। साथ ही साथ दो सिक्कों का नाम आपको याद रख लेना, ठीक है, दो सिक्कों का नाम आपको याद रख लेना। देखिए, चांदी का जो सिक्का है, ठीक है, एक चांदी का सिक्का, एक आपका तांबे का सिक्का, ठीक है, दो सिक्के चला है, कौन कौन सा? एक आपका चांदी और दूसरा आपका कौन सा? तो तांबे का सिक्का। क्लियर है? चांदी के जो सिक्के होते थे उसको बोला जाता था आपका टंका,
ठीक है। चांदी के सिक्कों को क्या बोला जाता था? टंका। और दूसरा तांबे का जो सिक्का है उसको बोला जाता था आपका जीतल। ठीक है। मूल रूप से किसके सिक्के थे? तो अरबी, ठीक है, अरबों के द्वारा जो सिक्का चलाया गया था उसको भारत में प्रचलन प्रचलन में लाया कौन? आपका तो इल्तुतमिश। क्लियर है। और जो चांदी का सिक्का जो इन्होंने प्रचलन प्रचलन में लाया, तो चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? टंका। और तांबे के सिक्कों को जीतल। क्लियर है। चले, इसका अगर देखें तो इसके शासन काल में, ठीक है, चंगेज खां का नाम सुने हो? अधिकतर कई बार कहावत में ये लाया जाता है। ठीक है, चंगेज खां। तो इसके शासन काल में आपको याद रख लेना है, चंगेज खां ने आक्रमण किया था। ठीक है। थोड़ा सा अगर देखें तो चंगेज खां जो थे वो मंगोलिया वाले क्षेत्र के क्या थे? आपका शासक थे। कौन? आपका चंगेज खां। ठीक है। और देखा जाए तो विश्व स्तर पर बहुत ही प्रभावशाली शासक थे चंगेज खां। उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने आपका फारस के जो शासक है, थोड़ा सा अगर देखें तो देखिए, मंगोल जो क्षेत्र पड़ता है वो कहां पड़ता है? तो मंगोल जो क्षेत्र पड़ता है वो आपका चाइना, ठीक है, ऊपर में आपका रसिया, दोनों के मध्य कौन सा क्षेत्र पड़ता है? आपका मंगोल। ठीक है, पड़ता है वही। क्लियर है। तो मंगोल के शासक का नाम आपको याद रख लेना है। क्या क्या नाम था? तो चंगेज खां। ठीक है, चंगेज खां। चंगेज खां, मंगोल शासक चंगेज खां। ठीक है, ये आपको याद रख लेना। इन्होंने क्या किया? तो इधर आपका अफगानिस्तान के इस ओर पड़ता है कौन सा? आपका तो फारस वाला देश। ठीक है, कौन सा देश? आपका फारस वाला देश। तो फारस के जो शासक थे, ठीक है, जिसका नाम था आपका मंगबरनी। क्या नाम था? मंगबरनी। मंगबरनी। ठीक है। तो जो चंगेज खां था उन्होंने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? तो मंगबरनी के ऊपर। क्लियर है। अब देखिए, इसके बगल में अफगानिस्तान के इस ओर है आपका फारस। ठीक है। तो उन्होंने बचने के लिए क्या किया? तो जो मंगबरनी था वो शरण ले लिया किसका? तो दिल्ली में जो सम्राट बैठा है इल्तुतमिश, उसके पास गया और उन्होंने कहा मेरे को बचाओ। किससे? तो मंगोल शासक, क्या नाम है? चंगेज खां से। ठीक है। तो उस समय अगर देखा जाए तो पूरे विश्व स्तर पर प्रचलित था कौन? आपका चंगेज खां। ठीक है, बहुत बड़ी सैन्य शक्ति थी, प्रभावशील शासक थे। ठीक है। अगर आपका इल्तुतमिश जो है मंगबरनी को अगर पनाह देता तो इल्तुतमिश का पूरा शासन खत्म कर देता कौन? आपका चंगेज खां, है ना। तो उन्होंने क्या किया? मंगबरनी शरण मांगने आया तो उन्होंने इसको क्या कर दिया? मना कर दिया। ठीक है भाई, आप अपना रास्ता देख लो, है ना, तुम्हारे वजह से मैं फंस जाऊंगा। क्लियर है। तो उन्होंने किसको मदद करने से इनकार कर दिया? तो मंगबरनी को। और इसके समय आपको याद रख लेना है, चंगेज खान ने क्या किया था? आक्रमण किया था। ठीक है, किसके ऊपर? तो मंगबरनी के ऊपर, जो कहाँ के शासक थे? तो फारस के शासक थे। ठीक है, फारस के शासक मंगबरनी। और मंगबरनी ने शरण मांगी किसको? तो इल्तुतमिश को। ये आपको याद रख लेना। ठीक है। चलिए, तो उन्होंने क्या किया? शरण देने से मना कर दिया, आश्रय देने से मना कर दिया। इतना आपको याद रख लेना है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। ठीक है। तो मंगबरनी को आप याद रख सकते हो, जलालुद्दीन मंगबरनी भी जिसे बोला जाता था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टोरी लिख लोगे ना? ठीक है। मंगोल शासक कौन थे? चंगेज का। फारस शासक तो जलालुद्दीन मंगबरनी, या फिर मंगबरनी भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसको शरण देने से मना कर दिया, ये आपको लिख लेना है। क्लियर? चल, देखिए इसके बाद अगर इसके निर्माण कार्य अगर देखें, निर्माण कार्य, निर्माण कार्य, तो पहले आपको याद रख लेना है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसके याद में? तो अपने
बेटे के याद में, जो कि भारत में सबसे पहला मकबरा है। ठीक है, भारत में सबसे पहले मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। मकबरे के बारे में अगर बात किया जाए तो किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने, अपने बेटे के याद में। दूसरा आपको याद रख लेना है, मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा। मोइनुद्दीन चिश्ती पढ़े हो कब? हाँ, देखिए जो मैं इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूं, जैसे कि आपका मोहम्मद गौरी के साथ, है ना, कौन कौन सा विदेशी उसके साथ आए थे, जिनमें से आपको मोहम्मद गौरी को अगर देखा है उसके साथ आए थे मोइनुद्दीन चिश्ती। महमूद गजनवी के साथ कौन कौन आए थे? हाँ, अल बरूनी और फिरदौसी। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट उठाकर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो उसको अलग से लिख लेना आप लोग। ठीक है, जैसे किसके साथ कौन आया था, तो दो, एक महमूद गजनवी, दूसरा आपका मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने क्या किया? मोइनुद्दीन चिश्ती के मकबरे का निर्माण कराया। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इतना आपको याद रखना, किसके किसका ना, एक आपका कुतुबुद्दीन, दूसरा आपका इल्तुतमिश। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न अगर पूछ दिया जाए कि दोनों के मकबरे का निर्माण या कहाँ दफनाया गया, ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे शेर शाह सूरी, अकबर, शाहजहां, इन सब का मकबरा कहाँ कहाँ स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखिए इसका अगर पूछा जाए तो इसका शुरुआत में अगर देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, उसका राजधानी कहाँ था? लाहौर। तो कहाँ दफनाया जाएगा उसको? लाहौर में, या मकबरे का निर्माण लाहौर में किया जाएगा। दूसरा आपका दिल्ली में। ठीक है, इल्तुतमिश का शासन कहाँ रहेगा आपका? दिल्ली। राजधानी नहीं बताया हूँ क्या उसका? बताया हूँ ना, हाँ। तो राजधानी आपको याद रख लेना है दिल्ली में, और मकबरे का निर्माण भी कहाँ किया जाएगा उसके लिए? दिल्ली में। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आज देखिए दो शासकों का नाम मूल रूप से, एक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आपका इल्तुतमिश। दोनों के बारे में कल आप सबको पढ़ के आना है, और साथ साथ जितने भी हमने प्राचीन भारतीय इतिहास में जितने भी ग्रंथ पढ़े और उसके रचनाकार, ठीक है, अलग से कॉपी में लिख के सबको लाना है, और कल सबसे पूछूंगा भाई। ठीक है, 1 घंटा टाइम निकालना और सबको लिख के एक साथ ले आना। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया कि आपका दिल्ली सल्तनत के दो वंश कौन कौन, सॉरी, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश, है ना, उसके अंडर दो वंश है ना, एक कौन सा? तो कुतुबी वंश, और दूसरा आपका शमसी वंश। ठीक है, और एक चीज और करना, आप यहाँ जो पढ़ रहे हैं, है ना, वो थोड़ा सा अगर देखा जाए तो काफी डिटेल पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग को यकीन नहीं होता तो आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है, वो जहाँ कोचिंग कर रहे हैं और अपना जो नोट्स है एक बार कंपेयर कर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो भी हो फलाना ठेकाना, है ना, लेकिन यहाँ आपको डिटेल पढ़ा है। क्यों? क्योंकि आपको मेन एसीएस के लिए मेन प्रिपेयर होना है। ठीक है, यही का जो एग्जाम होगा। क्लियर है? चलिए, तो कल याद करके आना, है ना। आज के लिए इतने, कल मिलते हैं। जी जी सर, व्यस्त हूँ।